हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग 10 का डोज पर डे वही सुबह 8 बजे धमाकेदार क्वेश्चंस के शुरुआत करते हैं और प्रश्न वाकई में बहुत बेहतरीन होते हैं। मेरा 10 का डोज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके भविष्य को लेके, आपके सिलेक्शन को लेके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 10 का डोज आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो सिलेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़, 10 के डोज से आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, क्योंकि 10 के डोज में सिर्फ 2022 के प्रश्न लिए जाते हैं ना। जितने भी प्रश्न हैं वो 2022 के पेपर के हैं, अभी तो 2022 ही लिया जा रहा है। सारे पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं, एसएससी के हों या यूपी के कोई भी पेपर हो, जितना भी पेपर होता है कोशिश सबको किया जा रहा है धीरे धीरे कवर करने की। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो क्या उस लेवल को आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। देखिए, मेन सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने के तरीकों से सिलेक्शन होता है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको उस लेवल के प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर उस लेवल के प्रश्न आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो मीन्स आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप कहीं भी पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। मेहनत करना आपका परम उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के ये मेहनत के बिना आप संभव नहीं कि आपको जॉब मिल सके, लेकिन मेहनत करने के तरीके भी सही होने चाहिए। किताबें बहुत होती हैं, ऑनलाइन चैनल बहुत हैं, ऑफलाइन चैनल बहुत हैं, आपके पास पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लासेस बहुत हैं। बट जब आप क्लास जाओ तो 10 का डोज सिर्फ मैं इसलिए चला रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि 2022 के पेपर का लेवल कैसा था, उस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है या 2012 का लेवल पढ़ाया जा रहा है। 2012 और 2022 में ज़मीन और आसमान का अंतर है। किसी भी पेपर में आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग का ज़बरदस्त लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप ये देख के पढ़ाई करेंगे, किसी भी कोचिंग में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लेवल देखेंगे कि क्या पेपर का लेवल ये है या सिर्फ और सिर्फ हमें बनाया जा रहा है। आगे तो आप समझदार हो क्या बनाया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ, और शुरुआत करते हैं उन धमाकेदार प्रश्नों की बेहतरीन तरीके से। अगर नौकरी चाहिए तो ये क्लास कभी छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो रोज़ सुबह 8 बजे 10 का डोज छूटना नहीं चाहिए। 100% मतलब रोज़ मन बना लो कि सुबह 8 बजे सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करने के बाद अगर कुछ करना है तो सबसे पहले 10 का डोज पढ़ना है, उसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर, आज की क्लास आग लगा देने वाली होगी सच में। आज की क्लास के क्वेश्चंस की शुरुआत से ही एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि आने वाले जितने भी आपके पेपर हैं उन सारे पेपर को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ये कह सकते हैं मेन टारगेट इस बार हमारा सीजीएल जो होने वाला है, सीएचएसएल होने वाला है, सीपीओएसआई होने वाला है, यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी ये पेपर होने वाले हैं इन पेपर्स को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। तो सब ये क्लासेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका पेपर करीब है। और पेपर जिनका करीब है सीरियस वही है, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। पेपर फॉर्म वही डालते हैं जो साल 2 साल से पढ़ रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लासेस सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगी जो बच्चे पूरा सिलेबस एक बार कहीं ऑफलाइन में या कहीं ऑनलाइन में अच्छे से पढ़े हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में नहीं पढ़े हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी एक एक प्रश्नों को समझने में। प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं जानते, क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट लॉस से, तब प्रॉब्लम होती। लेकिन अगर आप प्रॉफिट लॉस को सुने हो तब प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर धमाकेदार प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक से एक बढ़ के आज बेहतरीन प्रश्नों की शुरुआत होगी। चलिए, पहला प्रश्न पढ़िए सभी लोग। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। एक कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 28% बचा लेता है, बाकी खर्च कर देता है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा है कि जब आय से व्यय को घटा दिया जाए तो क्या मिल जाती है? बचत मिल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय 100 रुपये है। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 100 रुपये है।
और वो अपनी आय का 28% बचाता है। कितना बचाता है? आय का 28%। जब 100 का 28% निकालोगे तो कितना आएगा? 28। मतलब 100 का 28 रुपये बचा लिया। 100 रुपये थे तुम्हारे पास, तुमने 28 रुपये बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए? 62 रुपये। कितना? 72 रुपये। ठीक है, तो आपने 72 रुपये खर्च कर दिए। तो देखिए 100 से 72 घटाओ तो 28 ही तो आएगी। हमारे पास 100 रुपये थे, हमने 28 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो खर्च कितने कर दिए? 72 रुपये। तो हमने लिखा आय माइनस व्यय बराबर बचत। इतनी बात क्लियर है सबको? कहीं पर कोई डाउट? चलिए एक बात समझिएगा, यहाँ से रेशियो बनाते हैं। इसको काटिएगा, 4 सते 28, ये कटेगा 18 चौको 72, ये कटेगा 25 चौको 100, ये कट गया। अब आगे क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, किसमें? आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक। और उसके व्यय में 5% की कमी होती है, और खर्च में, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च में 5% की कमी होती है, तो खर्च में -5 से गुणा करिए। कमी का मतलब माइनस, ठीक है, और लाभ का मतलब प्लस। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होगी, तो इस वाले x का मान बताना है, ठीक। कोई डाउट? चलिए इसको आप गुणा करिए, ये 500 हो जाएगा, और माइनस का गुणा होगा प्लस, 18 पंचे 90 बराबर में 7x, ये हो जाएगा 590, ये उधर भाग में आ जाएगा 7 इक्वल टू x, ये जाएगा 7 8 56, ये कटेगा 7 8 56, कितना बचेगा फिर? 3, 7 चौको 28, 84 कुछ है, देखिए 84.3 है, पूरा काटने की जरूरत भी नहीं है, x की वैल्यू आ गई कितना? 84.3। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, MTS 2022 के पेपर में आया था। सारे 2022 के पेपरों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एक से बढ़ के एक प्रश्नों का कलेक्शन आज के पेपर में होगा। आज की क्लास, मतलब आज की क्या, पर डे क्लास हम लोग अब धमाकेदार बनाते चलेंगे। लेवल जो डाउन लेवल के प्रश्न होंगे उनको डिस्कस ही नहीं करेंगे, जो अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा ना, जो पेपर में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। भैया ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड में आता है, इससे आसान इसका कोई मेथड नहीं है। इस मेथड को माइंड में सिर्फ रखो, SSC के किसी भी पेपर में ये प्रश्न छूटता नहीं है। कहने का मतलब हर एक पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, वो चाहे CGL प्री हो, CHSL प्री हो, CPO प्री हो, CGL मेंस हो, MTS हो, GD हो, कोई भी SSC का पेपर हो, सारे पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। आय माइनस व्यय बराबर बचत, फिर आय व्यय और बचत का हम लोग रेशियो बनाते हैं। जैसे हमने रेशियो बनाया था, रेशियो बनाने के बाद उसने कहा आय को जितने % बढ़ाने को कहे आय को उतने % बढ़ाओ, जितने % व्यय को बढ़ाने को कहे उतने % व्यय को बढ़ा दिया। बचत में कितना परिवर्तन होगा? हमने कहा x का परिवर्तन होगा, कैलकुलेट कर लिया, आंसर निकाल लिया 84.3। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? 84.3 की। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया सबको? जल्दी से एक बार लाइक कर दो अगर समझ में आ गया है। अगले प्रश्न पे अगर समझ में आएगा तो कमेंट करना, क्योंकि अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आइए फिर एक बेहतरीन प्रश्न, मतलब आज की क्लास सबसे कैलकुलेटिव क्लास होगी, एक से बढ़ के एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न को समझिएगा भैया, ये भी देखिएगा GD 2022 में इतना खतरनाक प्रश्न, GD 2022 का लेवल अच्छा था, ये कह सकते हैं। चलिए, कह रहा फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। मतलब फलों का एक टोकरा है, उसमें 25 फल रखे हुए हैं और इसमें एक फल खराब है, तो टोटल कितने फल हैं? 26। टोटल कितने फल हैं? 26। भाई ये 25 जो हैं अच्छे वाले हैं, सही हैं, और ये खराब वाले हैं, तो उस टोकरे में हम ये कह सकते हैं टोटल कितने फल हुए? 26 फल हुए। एक टोकरा है आपके पास, उसमें 25 पर एक खराब है, तो 25 में एक फल और है, तो 26 टोटल है। एक टोकरे में 26 फल हैं, ठीक। अब आगे पढ़िएगा, खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई है। मतलब जो खराब फल थे उसके 60% बेच दिए गए हैं।
यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की है, 60% बेचे हैं, तो कितने बेचे हैं? 48। तो ये कह सकते हो जो 60% की वैल्यू है वही 48 है, क्योंकि कह रहा ना खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री की गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों के बेचा है, भाई जब 60% की बिक्री की गई और बेचा 48 ही है तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू आएगी 48/60। हम कह देंगे वहाँ पे खराब टोटल जो फल थे 100% थे, तो इसको जब 100% बनाना तो इसमें 100 से गुणा करो, तो 100 से इधर भी गुणा करना होगा, 48/60 गुणे 100। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 8 48 आएगा, 8 10 80। मतलब टोटल कितने खराब फल थे? 80। हर एक टोकरे में एक फल था खराब वाला, तो कितने टोकरे हुए टोटल? 80, क्योंकि 80 खराब फल थे। बात को समझते जाइएगा भैया। 25 फल अच्छे हैं और एक फल खराब है, और टोटल खराब फल कितने आ रहे हैं? 80। हर एक टोकरे में एक खराब फल है, तो टोकरे में कितने होंगे? 80, क्योंकि 80 खराब फल है। तो 80 जब खराब फल हैं, ये जब खराब फलों की टोटल संख्या है, खराब फल हैं, तो टोकरे कितने हैं? 80 टोकरे भी हैं, क्योंकि एक टोकरे में एक खराब फल है। तो जब 80 फल खराब हैं तो 80 टोकरे हैं। अब समझिएगा, आपको बताना क्या है, टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी, तो टोकरे में सही वाले फलों की संख्या बतानी है। तो टोकरे कितने हैं? 80। सही वाले, एक टोकरे में कितने अच्छे फल हैं? 25। एक टोकरे में अच्छे फल 25, और टोकरे कितने हैं? 80। 25 8 200, 1 0 लगाओ, टोटल फलों की संख्या आ गई 2000। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेटा। ऐसे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम होता है, ऐसे प्रश्न पढ़ाए नहीं जाते हैं किसी भी कोचिंग में। ऑफलाइन क्लासेस में तो मुश्किल है, और शायद ही ऑनलाइन क्लास में भी आपने आज तक पहली बार ही देखा होगा। गलत कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, जहाँ पे ज़्यादा माइंड खर्च होता है उसे कोई बताना ही नहीं चाहता। पेपर में आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न होगा मैं उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा माइंड खर्च होगा उतने ही ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसी तरीके के प्रश्न लेके आऊँगा 10 के डोज में जो आप पेपर में छोड़ते हो। तो ये प्रश्न बिल्कुल माइंड में सेट हो गया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें चलना था, कॉन्सेप्ट से हम गए, क्वेश्चन लग गया। चलिए आगे समझते हैं। आइए, ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 के पेपर में आया था। क्या कह रहा है? दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग और साथ में पूर्ण घन हैं? मतलब आपको 1 से 1000 के बीच में ऐसी संख्याएं बतानी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों हैं। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा, सर जी मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही भैया। वो कह रहा है कि एक संख्या ऐसी जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, वैल्यू सेम है। जैसे ये कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 का क्यूब भी 1 है, ऐसी संख्या बतानी है। जैसे आप कह सकते हो बेटा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है ना। तो यही कहा, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं। वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, वही संख्या पूर्ण घन भी होना चाहिए। तो अभी तो 2 संख्याएं मिली, आगे बताओ कौन सी होगी बेटा। आपने एक पढ़ा 27 का स्क्वायर कितना? 729, और आपने पढ़ा 9 का क्यूब 729। बस इसके आगे की जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने 1 से 1000 कहा है और 1 से 729 तक आप पहुंच गए हो। अगर इसके बाद आप 10 के ऊपर कोई भी संख्या जाओगे, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। अब इसके ऊपर कोई भी संख्या जाओगे तो 1000 के ऊपर की क्यूब आएगी, और उसने 1 से 1000 तक की ही बात किया है, तो 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं हो सकती। आंसर क्या बनेगा? 3। वो 3
तीन संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं 1 से 1000 के बीच। ये संख्याएं नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड का। आगे बताया जाए, कोई डाउट? चलिए आइए, ये किस में आया हुआ है? CGL 2022 के पेपर में भैया। और साधारण ब्याज का एक खतरनाक प्रश्न है, इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। CGL 2022 ने पेपर को थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बनाया है, थोड़ा सा और कठिन बनाया है। 10 का डोज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेपर का लेवल समझना है, पेपर के लेवल के अनुसार पढ़ाई करनी है, फर्जी का नहीं पढ़ना है। पेपर देखते हुए चलो, 2022 के बाद जो 2023 में पेपर होंगे वो और अच्छे लेवल पे होंगे, 24 में होंगे वो और अच्छे लेवल पे होंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को पढ़ना जरूरी है, लेवल को समझना, लेवल के अनुसार मेहनत करनी है। आइए, क्या कह रहा है? कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? भैया आपने साधारण ब्याज बराबर एक चीज पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब आप समझिएगा लास्ट में जो आपका प्रश्न है उसने क्या कहा है? उसने आपसे कहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए। तो आपको साधारण ब्याज बताना है। प्रिंसिपल आपको 5000 दे रखा है, समय आपको 3 वर्ष दे रखा है, आपके पास रेट नहीं है। अगर आपको दर मिल जाए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब समझिएगा, इतनी लाइन में उसने छोटा सा क्वेश्चन पूछा जबकि सब कुछ था, सिर्फ दर नहीं थी। अब इस पूरे क्वेश्चन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम दर निकालेंगे। भैया समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। हम इस दर को निकालने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को हमें पढ़ के सॉल्व करना होगा, तभी दर मिलेगी। और जैसे ही दर मिलेगी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब दर निकालते हैं। कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। आज साधारण ब्याज राशि का 1/4, राशि का मतलब प्रिंसिपल का 1/4 है। आगे क्या कहा? और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। वर्षों की संख्या को आप 4 गुना कर दीजिए, मतलब आप यहाँ पे t बराबर लिख सकते हैं r/4। t बराबर कितना लिख सकते हैं? r/4। यदि अब समझिएगा, यहाँ से आपने पढ़ा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। सुनते जाइएगा एक एक पॉइंट को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साधारण ब्याज की जगह पे आप ये लिख सकते हैं p गुणे 1/4 बराबर में p गुणे r। हमें रेट निकालना है तो t की जगह पे आप r/4 लिखो और गुणे में 100। ये p से p कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, ये r² बराबर 100 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 10%। आपका रेट निकल आया, दर निकल आई। लेकिन अभी कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, ब्याज की दर आप यहाँ पे 10% नहीं रखोगे, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, मतलब ब्याज दर यहाँ पे आप कितना रखोगे? 12। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 12 पंचे 60 और 6 तिरिक 18, मतलब आपका ब्याज कितने रुपए आएगा? 1800 रुपये आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न में इन्होंने 2 प्रश्नों को जोड़ा है। अब ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे क्योंकि CGL 2022 में पूछा गया है और इस पे क्वेश्चन को करने का और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको रेट निकालना ही पड़ेगा, बिना रेट निकाले आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिना रेट निकाले आंसर ही नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ाएं, चलिए। ऐसे अब लगातार आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए फिर एक वैसा ही प्रश्न, मतलब मैंने बोला ना आज क्लास में बिल्कुल खतरनाक। अब क्या कह रहा है? कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600, 3 वर्षों में कितनी? 49,600
और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। भैया जब भी प्रश्न में लिखा हो जाती है तो वो हमेशा मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, प्रिंसिपल नहीं होता। जब भी लिखे या धनराशि हो जाती है तो मतलब वो क्या है, अमाउंट है। और हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज में जब दो मिश्रधन को घटाया जाता है तो हमेशा ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में जब दो मिश्रधन को घटाया जाता है तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। सच सुनिएगा फिर, कह रहा 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 56,000 हो जाती है। और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 49,600 हो जाती है। यहाँ से आप 5 वर्ष से जब 2 वर्ष घटाओगे और जब ये दो मिश्रधन घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 1 हासिल दोगे 10 से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 5। 1 हासिल दोगे 15 से 9 घटाओगे कितना आएगा, 6। 1 वर्ष में कितना ब्याज आएगा, 3200 रुपये आएगा। 1 वर्ष का आपने ब्याज निकाल लिया। अब समझिएगा आपसे पूछा क्या है, सुनते जाना, आपसे पूछा क्या है। कह रहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। हमें अभी राशि ही नहीं पता कि राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल पहले निकालना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज 3200 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9600 रुपया होगा। और भैया जब अमाउंट से ब्याज को घटाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है। अमाउंट से ब्याज को घटाते हो तो क्या मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है। और हमने बताया कि ये अमाउंट ही है, ये भी अमाउंट ही है। जितने वर्ष का ब्याज घटाना होगा, जैसे इसमें से घटाना है तो 3 वर्ष का ब्याज घटाओ, इसमें से घटाना है तो 5 वर्ष का ब्याज घटाओ। जहां से भी आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हो वहां से प्रिंसिपल सेम आएगा। जैसे इसमें से ब्याज घटाओगे तो 3 वर्ष का ब्याज घटाओगे तब भी प्रिंसिपल मिल जाएगा। ऊपर से घटाना चाहते हो तो 5 वर्ष का ब्याज घटाओ तब भी प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक, तो हमने 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दिया, 9600 रुपया। तो बचा कितना, ये 4000। और 4000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल आ गया आपका। जब अमाउंट से ब्याज को घटाते हो तो प्रिंसिपल आता है। और साधारण ब्याज में जब दो मिश्रधन को घटाया जाता है तो हमेशा ब्याज मिलता है। ये दोनों मिश्रधन थे, इनको घटाया तो 2 वर्ष का ब्याज मिला। यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर 3 वर्ष का ब्याज इसलिए निकाला क्योंकि जब इसमें से ब्याज घटाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब हमें प्रिंसिपल मिल गया। अब आगे सुनिएगा, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, अभी इसके बाद हमें ब्याज की दर भी निकालनी है। अब सुनो, ब्याज की दर निकालनी है। प्रिंसिपल आपके पास है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब जैसे यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आप रख रहे हो, कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 3200 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपया। रेट निकालना है। जब 1 वर्ष का ब्याज रखोगे तो यहाँ पे 1 रखना समय में, जब 3 वर्ष का ब्याज रखना तो समय में 3 रखना, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। आप यहाँ पे रेट निकालने के लिए जितने वर्षों का ब्याज रखना, समय उतना ही लिखना बस। आप 3 वर्षों का ब्याज 9600 लिखोगे तो समय यहाँ पे 3 लिखना। ठीक, हमने 1 वर्ष का ब्याज रखा, सेम रेट आएगा, कभी भी रेट अलग नहीं आ सकता। चलो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये 4 अठे 32। रेट कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा, ये घटाने पे 40,000 आएगा। ठीक है, सॉरी, 1 जीरो और, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो रेट आपका आ जाएगा 8%। रेट कितना आ गया, 8%। अब ब्याज दर अब निकल पाई। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी, मैं क्या करूं, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन करे ऐसे प्रश्नों को हम नहीं लगा सकते, पेपर में भी नहीं लगा पाओगे। अब आप रेट निकाल लिए। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, मतलब अब जो नई ब्याज दर आएगी वो 10% आएगी। हमें 10% पे आंसर बनाना है। अब हमें बताना क्या है, वर्षों की संख्या। देखो फिर अभी बहुत कुछ चेंज है इस क्वेश्चन में।
तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? हमें उन वर्षों की संख्या बतानी है जो ये राशि कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाएगी। जब भी हो जाएगी तो क्या होगा, अमाउंट, मतलब 40,000 से कब ये राशि 80,000 हो जाएगी, उन वर्षों की संख्या बतानी है। जब 40,000 से ये 80,000 होगी तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 40,000 रुपये ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि जब भी ब्याज निकालना होता है तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट से जब प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो ब्याज आएगा। अब आपने पढ़ा साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 40,000 गुणे दर, दर कितनी है 10% गुणे समय हमें बताना है बटे में 100। ये 40,000 से 40,000 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, t बराबर आएगा 10 ईयर, 10 साल। भैया इसका कोई सॉल्व मेथड नहीं है, कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है। उसने पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया ही है। मैं क्या करूं, पहले देखो क्या किया गया, पहले हमने ब्याज निकाला, ब्याज निकालने के बाद प्रिंसिपल निकाला। जब तक प्रिंसिपल नहीं निकालोगे आपको धनराशि नहीं पता चलेगी, जब तक आप धनराशि नहीं पता चलेगी तब तक आप किसको दोगुना करोगे, ये बात है ना। इसलिए पूरे क्वेश्चंस को उसने घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ डाला, मतलब पूरा साधारण ब्याज एक ही प्रश्न में पूछ लिया, ये कह सकते हैं। देखिए आज कितनी लंबी क्लास भी हो रही होगी, क्योंकि आज की क्लास में खतरनाक प्रश्न है। मैं क्या करूं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ाएं, चलिए, बिल्कुल भागो नहीं, एक एक प्रश्न को समझो, क्योंकि पेपर तो पूछेगा ही ना आपका, इसलिए क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाए रहो, समझते चलो, आज नहीं तो कल ऐसे प्रश्नों का आपसे सामना जरूर होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको सीधे मैं कहूँगा मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल यही है। आपके भागने से क्या होगा, देखिए सीजीएल 2022 में फिर एक प्रश्न ऐसा ही। अब क्या कह रहा है, समझते चलना। कह रहा जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। समझिएगा, वर्षों की जो संख्या है वो प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है, तो साधारण ब्याज राशि का कितना हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है। ठीक है, 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपने पढ़ा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। हमें साधारण ब्याज बताना है, धनराशि कितनी है 15,000 रुपए के लिए 8 वर्षों के लिए। अब हमारे पास अगर रेट होता तो आंसर आ जाता, तो रेट हमें निकालना पड़ेगा। चलो रेट निकालते हैं जल्दी से, यहाँ से रेट निकल के आएगा। आपने पढ़ा साधारण ब्याज बराबर, हमने साधारण ब्याज की जगह दे रखा मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय की जगह r/2 रख दिए बटे में 100। ये काटो 2 चौको 8 और ये कटेगा 25 चौको 100 और ये p से p कटेगा। ये r स्क्वायर बराबर कितना होगा 25, r बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आ गया रेट, 5 आ गया, रख दो, 2 0 से 2 0 काट दो। ये 150 गुणे 8 5 40, 15 चौको 60, देखो आ गया 6,000 ब्याज दर। देखा, अब जब आप एक बार इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होने लगेगा। देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न मैंने समझाया और तीसरा प्रश्न मैंने खुद ही जल्दी से कर दिया, क्योंकि पहले और दूसरे में आपको समझाना था, तीसरे में तो आप समझ चुके हो क्या हो रहा है, हमने आंसर निकाल दिया। चले आगे बढ़ें, आइए फिर एक प्रश्न। देखिए मतलब सच में सर दर्द है आज तो वाकई में सर दर्द है। कह रहा साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। 10 वर्षों में कितनी हो जाती है 72,000 हो जाती है। 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 59,200 हो जाती है। जब आप इसको घटाओगे तो 4 वर्ष का यहाँ से ब्याज आएगा।
हमने कहा जब दो हो जाती है का मतलब अमाउंट, और जब दो अमाउंट को घटाते हो तो ब्याज मिलता है। जब दो मिश्र धन को घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये 2 जीरो, 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल किया, 11 से 9 जाएगा 2, ये 7 से इधर हासिल किया, 6 से 5 जाएगा 1, ये कटेगा 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 3200 रुपये। 6 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा बेटा? अब यहाँ से 10 वर्ष का ब्याज निकालो। 10 वर्ष का ब्याज निकालना आसान है। 10 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 32,000 रुपया। अब जब 10 वर्षों के ब्याज से 32,000 को माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना? 40,000 रुपये। प्रिंसिपल मिल गया 40,000। अब ब्याज दर निकाल लो। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। 1 वर्ष का ब्याज रखो यहाँ पे 3200। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 40,000 है। हमें रेट निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज रखे तो यहाँ पे 1 रख देना बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32, तो रेट कितना आ गया? 8% का आ गया। देखा, फास्ट कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि हम क्या कर रहे हैं। रेट आपने निकाल लिया 8% का। आगे क्या कह रहा है? यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो 8% में 2% जोड़ देना। अब नई ब्याज दर आपको 10% लेनी है, ठीक है। ब्याज दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती का मतलब यह राशि 4,000 से कितना हो जाती? 76,000 हो जाती। मीन्स ये अमाउंट बन जाता। जब अमाउंट से प्रिंसिपल घटाओगे तो आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना है? 36,000 रुपया है। आपने पढ़ा। अब आपको बताना क्या है? वर्षों की संख्या बताना है ना, कितने वर्षों में। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना? 40,000 गुणे दर, दर कितना? 10%। समय आपको निकालना है बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 4 9 36, समय कितना लगेगा? 9 वर्ष का। बात क्लियर हुई? बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है। बस ये है कि सीजीएल 2022 ने लगातार ऐसे प्रश्नों को पूछा है, तो हमें ऐसे प्रश्न पढ़ना ही होगा, क्योंकि आने वाले किसी भी पेपर में इस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न। मतलब मैं चाहता हूं कि कैलकुलेटिव प्रश्न बनना ही चाहिए। एक ही प्रश्न में पूरा साधारण ब्याज समाप्त होना चाहिए। देखो, इसमें हमने सब कुछ बता डाला आपको। आगे बढ़ाएं। एक से बढ़ के आज एक प्रश्न लिए गए हैं, मतलब एक से एक खतरनाक प्रश्नों को चुना गया है। चलिए अगला समझिएगा भैया जी। आइए, थक गया आज पढ़ाते पढ़ाते। चलिए इसको समझिएगा। क्या कह रहा है? जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए। जोसेफ की 2 बेटी हैं, सुनते जाइएगा। एक 15 साल की है, एक 16 साल की है, और इन 2 बेटियों के नाम उसने टोटल कितने रुपए जमा किए हैं? टोटल उसने 52,500 रुपये जमा किए हैं। टोटल इन दोनों बेटियों के नाम। बिल्कुल सॉल्व से बताऊंगा कैसे लगेगा, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। जब इस बेटी के 18 साल पूरे हों, इस बेटी के 18 साल पूरे हों, तो इस बेटी को 18 साल पूरे में कितने साल लगेंगे? 2 साल। इस बेटी को 18 साल पूरे होने में कितने साल लगेंगे? 3 साल। और जब 18 साल पूरे हो जाएं तो इन लोगों को जो राशि मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए? बराबर मिलनी चाहिए। मतलब दोनों का प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए। और जब बैंक में जमा किया है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। बैंक इन्हें 10% का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष देगा, ठीक है। हमने कहा ए वाली जो है ये हमारी छोटी बेटी है और बी वाली जो है ये हमारी बड़ी बेटी है। नहीं, ये छोटी होगी, समझिएगा। अच्छा, ये बड़ी होगी। हाँ, ये बड़ी बेटी है। ए वाली हमारी छोटी बेटी है और बी वाली हमारी बड़ी बेटी है। गलत लिखा? सही? सही है। ये इस समय 15 साल की और ये इस समय 16 साल की, तो ये बड़ी बेटी होगी, ये वाली छोटी बेटी होगी, ठीक। दोनों को जब 18 साल पूरे हो जाए ना, तो दोनों को बराबर बराबर धनराशि मिलनी चाहिए। और ब्याज दर कितनी है? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर है। सुनते जाना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसको 2 वर्ष लगेंगे और इसको 3 वर्ष लगेंगे। हमने कहा ए को
10% ब्याज मिले, 110/100 कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 110/100 गुणे 110/100, इसको 3 वर्षों का ब्याज मिलेगा। और बी को क्या मिलेगा? 2 वर्षों का ब्याज मिलेगा। 110/100 और 110/100। ये ब्याज मिलने के बाद दोनों की धनराशि आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसको 3 वर्षों का ब्याज मिलेगा तो 3 बार, इसको 2 वर्षों का ब्याज मिलेगा तो 2 बार। तो देखो ये वाला जो कॉमन है ये कट जाता है। तो जब जो कॉमन हो उसकी वैल्यू को हम लिखे ही ना, कट ही जाता है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? कैलकुलेशन कठिन करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सीधे एक बार लिख के इसको बी लिख दो। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ से A/B आ जाएगा 10/11, या A/B आ जाएगा 10/11। ये रेशियो बन गया। हमारे पास टोटल धनराशि 52,500 है। अब सुनते जाइएगा, हमको किस बेटी की राशि बताना है? अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा करेगा। छोटी बेटी कौन सी थी? ए वाली। ए वाली छोटी थी और ये वाली बड़ी थी। तो ए वाले का रेशियो कितना है? 10। जिसका निकालना होता है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से भाग करते हैं 21 से। ये 21 दूना 42, 10 बचेगा, 21 पंचे 105 और 10 से गुणा कर दोगे छोटी बेटी के नाम, उसको 25,000 रुपये जमा करना होगा। बात समझ गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने एक बार इसलिए गुणा किया है, 1 गुणे 110/100 किया। इधर 3 बार गुणा करना था, 110/100, 110/100, 110/100। बी में 2 वर्ष लगते, इसको 2 वर्ष का ब्याज मिलता तो 110/100, 110/100 करते। लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे 3 से 2 घटा दो, 1 बचेगा। इसके पास ज़्यादा है, इसके वाले में गुणा कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन कठिन होगा। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि एक प्रश्न अभी आपके पास हम ऐसा देते हैं जहां से आप समझ पाओगे कि हाँ सच में ऐसा ही करना जरूरी था। इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न को समझना। कह रहा है कि 66,300 रुपए हैं, ए और बी 2 लोगों में बांटे जाते हैं। ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद, ए को कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, और बी को 10 वर्ष बाद, और बी को ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि, ए को 8 वर्ष बाद जो राशि मिले, बी को जो 10 वर्ष बाद राशि मिले, वो क्या हो? बराबर हो। ये दोनों राशि जब मिले तो इन दोनों को बराबर बराबर राशि मिले ना, यही तो कहा। जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% होती है और ब्याज की दर 10% दे रखा है आपको। अब बताओ, क्या यहाँ पे जब ए के लिए आप निकालोगे तो क्या ए को 8 वर्षों का ब्याज लगाओगे? 110/100, 110/100 ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन कितना ज़्यादा होगा? अब आप ये देखो, जब 10 से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 किसको मिलेगा? बी को। तो ए बराबर जिसके पास ज़्यादा है इसको 2 वर्षों का ब्याज दे दो, 110/100 गुणे 110/100। यही चीज हमने पीछे की थी। वहां पे हमने क्या किया था? एक को 3 वर्षों का ब्याज मिल रहा था, एक को 2 वर्षों का ब्याज मिल रहा था। सॉरी, जब 3 से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, तो जिसके पास ज़्यादा है उसको 1 वर्ष का ब्याज दो बस। यहाँ पे जब 10 से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 वर्ष किसके पास ज़्यादा है? इसको, तो इसको 2 वर्ष का ब्याज दे दो बस। कैलकुलेट करके रेशियो बनाओ। अब रेशियो बनाओ, 2 0 से 2 0 कटेंगे। A/B बराबर हो जाएगा 121/100। यहाँ से रेशियो बनेगा A/B = 121/100। अब बताना क्या है आपको? बताना क्या है? सबसे पहले आप, जैसे कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 66,300 रुपया हैं। आप ए वाले की वैल्यू निकालना चाहते हो, चलो बी वाले की निकालो, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब ए की वैल्यू है, ये वाली सब बी की वैल्यू है। चलो बी वाले की वैल्यू निकालो, गुणे 100 बटे में कितना? 221, 221। ये इससे 3 बार कटेगा तो 300, तो 3,000 हो जाए, 30,000 हो जाएगा बी वाले का। ये बी वाले की वैल्यू हो गई 30,000। तो जब बी वाले को 30,000 मिलेगा तो ए वाले को 36,300 मिलेगा। बात समझ गए?
रेशियो से तुरंत, जैसे रेशियो बनाएंगे आंसर आ जाएगा। अब समझ पाए कि हमने ये वाला मेथड क्यों अप्लाई कराया। इससे कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि जब वर्षों की संख्या को बढ़ाएगा तो हम इतने वर्ष का बराबर बराबर में थोड़ी लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड रहेगा हमारा। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए। आइए अब आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, एक दो प्रश्न और रह गए हैं। ये वाला प्रश्न आप लगा लेना, जरा से देखना, बता दिया जाएगा। ये वाला भी, ये वाला बताना पड़ेगा। देखो ये वाला बता देते हैं। आपने एक चीज पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये अच्छा प्रश्न है, ये बता देते हैं, सुनिएगा। कह रहा अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए कितना 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 2 वर्षों के लिए कितना 8%, और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। अनिल ने ब्याज कितने वर्षों के लिए दिया है? 10 वर्षों के लिए। अनिल ने 5,000 रुपयों को उधार दिया। पहले 5,000 को दिया 2 वर्ष के लिए 6%, फिर उसी 5,000 को दिया 2 वर्ष के लिए 8%, फिर उसी 5 वर्ष को 5,000 रुपए की राशि को दिया 4 वर्ष के बाद 10%। अब ये देखिए यहाँ पे 2 वर्ष बीते हैं और यहाँ पे 2 वर्ष बीते हैं, टोटल कितने वर्ष बीत गए? 4 वर्ष। और धनराशि उधार कितने वर्षों के लिए दिया है? 10 वर्षों के लिए। तो अभी आपके पास कितने वर्ष बचे? 6 वर्ष, और 6 वर्षों के लिए उसने दिया है 10% की दर से। यहाँ पे 5,000 सबके पास है तो 5,000 को कॉमन में लगा दो, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत। बात क्लियर हुई मेरी? देखो अनिल ने 5,000 रुपयों को 3 जगह दिया है। पहले वाले पहली बार में 5,000 को दिया 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, फिर 5,000 को दिया, जब तीनों जगह 5,000 को दिया तो हमने 5,000 को कॉमन ले लिया, 2 वर्ष के लिए 8%। आगे जो उसने टोटल वर्षों की संख्या 10 वर्षों के लिए उधार दिया, 4 वर्षों के बाद 10% है, तो 2 वर्ष यहाँ बीते, 2 वर्ष यहाँ बीते, 4 वर्ष बीत गए। टोटल कितने वर्षों के लिए उधार दिया? 10 वर्षों के लिए। तो बचे कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो 6 से गुणा कर दो। अब आओ इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 5,000, ये 2 छंग 12, ये 2 28 16, ये 10 छक्का 60, और ये हो जाएगा 5,000 गुणे 88। सब परसेंट में रहेंगे, परसेंट में रहेंगे तो बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 4400 रुपये गुणा करने पे आ जाएगा। बताओ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सॉल्ट मेथड यही है। देखो अगर आप साधारण ब्याज नहीं पढ़े तो बाबू समझ नहीं पाओगे इतनी आसानी से, क्योंकि प्रश्न का लेवल अच्छा है। CGL 2022 खतरनाक प्रश्नों को पूछता है। आइए एक और, ये देखिए, कह रहा ए 9,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। ए जो है, ए उधार लाता है कितना? 9,000 रुपए की, 90,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए 5% की दर से 4 वर्षों के लिए। अगर ए जब उधार लाया तो हमने लगाया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 90,000 रुपये 5% की दर से 4 वर्षों के लिए उधार लाता है। तो ए जब 90,000 रुपयों को उधार लेके आया है तो इसको कितना ब्याज देना होगा? 5 चौको 20, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये इसे ब्याज देना होगा। 90,000 रुपये की राशि है, 5% की साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए उधार लाता है ए। अब आगे क्या करता है? ए ने क्या किया फिर? वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। अब ए 90,000 उधार लाता है, फिर वह बी को उधार देता है। बी को 90,000 रुपये यही जो उधार लेके आता यही उधार दे देता है 7% की दर से 4 वर्षों के लिए। तो बी इसे कितने रुपए देगा ब्याज के रूप में? ब्याज के रूप में हमने बात की है बस। ये हो जाएगा 9 सते 63 मतलब 4 ते 12, 4 छंग 24, 1 25, 25,200 रुपये ब्याज देगा।
देखो ए जो है एक व्यक्ति से 90,000 रुपये उधार लाया, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो कितने रुपए ब्याज देगा? 18,000। 90,000 तो वो वापस करेगा ही करेगा, ब्याज के रूप में 18,000 देगा। लेकिन ए ने दिमाग लगाया, उसने बी को फिर से उधार दे दिया 90,000 रुपये को 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो बी उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया देगा? 25,200 रुपये देगा। 90,000 तो जो तुम लोगे तो लोगे, वो तो देना ही देना है, लेकिन ब्याज अलग से देना है। तो बी कितना ब्याज देगा? 25,200। ए कितना ब्याज देगा? 18,000 रुपया। तो कहा है, आगे क्या कहा है, आगे पढ़ो तो, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए को कितने रुपए लाभ होगा? ए को ब्याज कितने रुपए मिला? 25,200 रुपए मिला। ए ब्याज देगा कितना? 18,000 रुपए देगा। तो ए को लाभ कितने रुपए का हो गया? 7200 रुपए का हो गया। मतलब ए जो है होशियार था। 90,000 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लेके आया 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो उसको उस व्यक्ति को 18,000 देने थे ब्याज के रूप में। फिर उसने क्या किया? उसी 90,000 को उठा के दूसरे व्यक्ति को 4 वर्ष के लिए उधार दे दिया और उससे ब्याज कितना ले लिया? 25,200। तो ए को तो लाभ हुआ ना, क्योंकि उसको इस धनराशि पर इतना ही ब्याज देना था, लेकिन उसने इस धनराशि पर ब्याज लिया कितना? इतना। तो ए को कितने रुपए का लाभ हुआ? 7200 रुपए का लाभ हुआ। भैया सर दर्द करने लगा है आज। सीजीएल 2022 के पेपर को एक से एक कैलकुलेटिव प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत के साथ समझना होगा। इतनी आसानी से सीजीएल 2022 के प्रश्न नहीं समझ में आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।